एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी और दूसरी तरफ क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, ये क्यों नहीं समझा जा रहा है और इसके जरिए क्या किस तरह की सियासत हो रही है। रामजी लाल सुमन को छोड़ दीजिए, आप अबू आदमी को छोड़ दिए, अखिलेश जी को क्या परी थी कि एक दौर इस देश में आया कि जो दलितों पिछड़ों के साथ 200-250 साल हमारे समाज में कितना अन्याय हुआ है कि उसको लेके राजनीति करनी है, तो फिर बाकी चीजों को नकारो कि जो भी उस रूप में राजा थे वो थे ही नहीं। राणा सांगा की जहाँ तक बात है, वो राष्ट्रनायक है। वो खाली हिंदुओं के ही नायक नहीं थे, वो भारत के नायक थे। और जब बाबर से लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके पक्ष में पूरा मेवात के मुसलमान खड़े थे, हसन खान मेवाती के नेतृत्व में। ये सारा कुछ एक बहुत वेल क्राफ्टेड स्क्रिप्ट है, जिसको कि 27 में जो कि बड़ा एक फिल्म रिलीज होने वाली है चुनाव की, उसके हिसाब से तैयार किया जा रहा है। जो देश के नायक है वो सबके नायक है, वो किसी धर्म या जाति के नहीं है। उन्हें आप जाति में मत बांटो। सीधी बात है, तुम आग लगाना चाहते हो। रामजी लाल सुमन का जो मामला है, ये राजनीतिक विद्वेष फैलाने का, विष फैलाने का मामला और किसी राष्ट्र नायक को अपमानित करने का मामला है और उसकी सजा कानूनी तरीके से ही मिलनी। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसको लेकर बहुत सारे सवाल, बहुत तनाव हो रहा है। पहले आपको याद होगा, एक फिल्म आती है, उसके बाद औरंगजेब की तारीफ की जाती है, जिसको लेकर पूरा वाद विवाद और एक पूरा एपिसोड जो उस पर चलता है। अब राज्यसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो कुछ कहा, उस पर अब खूब राजनीति हो रही है, माफी मांगने की बात हो रही है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हैं कि जो उन्होंने कहा वो कतई गलत नहीं है, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर करनी सेना हमलावर हो जाती है, बीजेपी तमाम लगातार माफी की मांग करती रहती है। लेकिन इन सब के बीच जब मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है तो वो उस पर दलित एंगल भी निकाल देते हैं कि भाई दलित सांसद के घर पर इस तरह से हमला करना क्या ठीक है। लेकिन इस पर बात नहीं होती कि जो उन्होंने कहा वो सही है कि नहीं है। दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के भी बात होती है। इमरान प्रतापगढ़ी पर गुजरात में कविता को लेकर जो मामला दर्ज किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट साफ कर देता है कि भाई उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ कॉमेडियन कुणाल कामरा जो बातें कहते हैं महाराष्ट्र में, जो तमाम चीज़ें वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान कहते हैं, उसको लेकर तोड़फोड़ हो जाती है स्टूडियो के अंदर। उनको तमिलनाडु से जाकर एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ जाती है। सवाल यह है, एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी और दूसरी तरफ क्या बोलना है, क्यों बोलना है, कब बोलना है, ये क्यों नहीं समझा जा रहा है और इसके ज़रिए क्या किस तरह की सियासत हो रही है। खास करके अगर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की बात करें, अबू आसिम आज़मी जो कि खुद समाजवादी पार्टी से विधायक थे, उन्होंने जो कुछ कहा था औरंगजेब को लेकर, एक पूरी सियासत इस पर शुरू हो गई है। और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, यही समझने की कोशिश करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हैं, समीर चौगावकर जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। राणा सांगा को लेकर इस तरह की बात आखिर क्यों कही गई? क्या हमारे जो नायक रहे हैं, एक एजेंडा के तहत हमला किया जा रहा है, एक एजेंडा के तहत उनकी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है? किस तरह की सियासत है क्या, या केवल वोट बैंक की सियासत है, इसलिए कुछ भी बोलो और निकलो? नहीं, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। मतलब जब आप देश में कहा गया है कि जिस देश में जिसको पूजा नहीं जाना चाहिए वो पूजा जाने लगता हो, वो देश, वो समाज, वो सभ्यता उसी तरह से गिर के नष्ट हो जाता है जैसे पेड़ से सूखी पत्ती गिर के नष्ट हो जाता है। तो हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हम लगभग हमारे सामने उन्हीं लोगों को हमने हीरो नेता माना है और कुछ लोगों ने इस देश की जो एक सांस्कारिक उदारता है, हाँ, हृदय की विशालता है, सबको सहन कर जाओ, कोई कुछ बोल भी दिया तो सहन कर जाओ, उल्टा पलटा भी कर दिया तो कर जाओ, क्या करते हैं, वो जो एक स्वभाव है उसका लाभ उठाते हुए लंबे समय तक आंख में धूल झोंक के राजनीति की है। मान ले रामजी लाल सुमन को छोड़ दीजिए, आप अबू आदमी को छोड़ दिए, अखिलेश जी को क्या परी थी? मैंने अखिलेश जी को क्या परी थी, आप बताइए ना भाई, क्या बात कर रहे हैं। ये तो लगता है कि जैसे मतलब पूरा का पूरा लगता है एक आदमी भांग पर दो, सब चारों तरफ सारे पानी में ही लगता है सब भांग और गांजा डाल दिया गया हो और देश कैसे चल रहा है, विचित्र स्थिति हो गई है। और जब रिएक्ट करता है तो पूर्णिमा जी भी और हमारे बड़े भाई भी सब ज्ञान, तो लोग ठीक है बोलते हैं, उदार है कि भैया ऐसे करो, वैसे थोड़े होने वाला है। तो देखिए, ऐसा है कि इसको तीन तरीके से देखिए। पहला तो ये था कि इस देश में मुस्लिम इतिहासकारों ने भी थोड़ी बहुत ईमानदारी बरती थी। अगर औरंगजेब मर्दनी तोड़ के आया था तो उसने लिखा कि आज आया तोड़ के, वो बुलाया, रिकॉर्ड में लिखा उसने, हाँ, इतने लोगों को हिंदू बनवाया, ये औरंगजेब के दरबार के रिकॉर्ड में लिख दिया उसने।
कम से कम इतना थोड़ी बहुत ईमानदारी उस समय के आप पढ़ेंगे ना, मसाजे आलमगीरी 10 साल में पढ़ी, वो सब रिकॉर्ड लिखा होगा, कब ऐसे मथुरा तोड़ रहे हैं, कब कर रहे हैं उन्होंने, उसको हमने आज जो है ना सब उल्टा पुल्टा बनाने में जो है वो कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेजों को इसको बड़ा विषय है। कभी मैं तो जयदीप जी से 2-3 आग्रह करूंगा कि घंटा 1.5 घंटे का एक दिन अच्छी चर्चा जो है, या 2-3 चर्चा हमारे देश के मतलब इस्लाम को लेकर के भी हो जाए, एक इतिहास को लेके हो जाए। और अभी इन्होंने जयप्रकाश जी की चर्चा की 5 जून को, तो मैं कहूँगा एक संपूर्ण क्रांति पर एक कार्यक्रम रख दीजिए अगर आपके ध्यान में हो तो, दिवस पर हम लोग उस पर, हालांकि उस दिन कई कार्यक्रम में हम लोग रहते हैं थोड़ी, इसलिए हम कुछ बोला नहीं है, ठीक से चर्चा उस दिन कर लेंगे। संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश जी का क्या विचार था। जयप्रकाश जी भी लास्ट में इस सब भाव पर आए थे। उनका अगर 56 का पढ़ेंगे ना, मतलब राज्य सबसे मेन लेख माना जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था का पुनर्गठन, तो जहाँ वो कल्चर पर आते हैं, अध्यात्म पर, जरा उस पार्ट को पढ़िएगा कि क्या उन्होंने लिखा है। तो अंग्रेजों ने, इनको इस सिस्टम की जानकारी नहीं थी हमारे यहाँ के बारे में, तो हर चीज को विवादास्पद बना दिया, जो हमारे आपके स्वभाव से जानकारी है वो बना दिया, और इस देश के वीरों के प्रति भाव नहीं हो इसलिए ऐसे ही लेकर के उल्टा पलटा लिख दिया और सारा चीज बना दिया। उनकी देन आज तक चल रही है। कुछ लोगों को आप जानते ही हैं कि एक दौर इस देश में आया कि जो दलितों पिछड़ों के साथ 200-250 साल हमारे समाज में कितना अन्याय हुआ है कि उसको लेकर राजनीति करनी है, तो फिर बाकी चीजों को नकारो कि जो भी उस रूप में राजा थे वो थे ही नहीं, जो विद्वान थे वो थे ही नहीं, वो सब उसी रूप में कर दो कि वो कायर थे, फलाना थे। रामजी लाल सुमन ने जो कहा, बताइए राज्यसभा में इस प्रकार की भाषा। राणा सांगा, आपका घंटी बज गया है, राणा सांगा के बारे में तो शॉर्ट में देश को जानना चाहिए। राणा, ये जो झूठ फैलाया गया कि बाबर को राणा सांगा ने इनवाइट किया था, बाबरनामा में भी ये बात नहीं है, किसी जगह ये ऐतिहासिक बात नहीं है। भाई बाबर 4 बार यहां से हार के जा चुका था इस देश से, लोधी को राणा सांगा जी ने हरा चुके थे। फिर क्या था उनको बुलाने का, क्या कारण था जरा बताइए। उनका राज गुजरात से लेकर के और मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली की सीमा तक था, और बाद में इसको भी हरा दिया था। तो उनको क्यों बुलाते भाई, ये झूठ जो फैलाया गया है। 100 युद्ध कतले, 18 तो बड़े युद्ध उन्होंने जीते थे। और अंतिम सुन लीजिए, लास्ट जब वो बाबर यहां आया, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और कहा कि इसके पूरे परिवार को कत्ल करो, एक आदमी को नहीं छोड़ो, तो इब्राहिम लोदी का परिवार जो कि राणा सांगा के दुश्मनी करता था, वो उनसे शरण मांगा, पूरे परिवार को उन्होंने रखा। और बाबर ने बाद में कहा कि उसको आप छोड़ दीजिए, उनका कि कभी नहीं छोड़ सकता हूं। लेकिन उस बाबर ने फिर देखा कि इस्लाम जब तक नहीं बोलेंगे खानवा के युद्ध में तो नहीं चलेगा। और जिस मांडू के राजा को इस्लाम की कसम खाने के कारण राणा सांगा ने मुक्त कर दिया था, उसको बाबर ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को इस्लाम का वास्ता दिया। उसने राणा सांगा जी को धोखा दिया। उसने मांडू के राजा को इस्लाम का वास्ता दिया कि हम तो गाजी हैं, इस्लाम से लड़ने आए हैं, जरा बाबरनामा पढ़िए। उसने धोखा दे दिया है और सब ने धोखा दे के राणा सांगा जी को फंसाया था। और उसके बारे में कहता था कि गद्दार और बलाना है, ये भाषा है देश में। और ये कह रहे हैं कि लोग दलितों पर जाते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं आपको, देखिए हमारे देश में हिंसा कभी त्याज्य नहीं रही है। शांति पर्व में भीष्म पितामह ने कहा है, आतताई हन्यंग न विचारेत। अगर कोई आतताई है तो उसको हत्या करने में विचार करने की भी जरूरत नहीं, वो हत्या नहीं बलि होती है। आज हम लोगों ने अंग्रेजों का कानून बना दिया है। किसी की हिम्मत है किसी इस्लामी वैसे विजेता पर बोल देने की, जैसा कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाके बोला है, और वो आदमी आज भी सुरक्षित है। इस देश की सहिष्णुता है, विरोध भी नहीं करेंगे क्या लोग। और वो राजपूत का राणा सांगा थोड़े थे, करनी सेना तो चलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलता हूं, देश को खड़ा होना चाहिए था, सभी जातियों को खड़ा होना चाहिए। राणा सांगा राजपूत थे, आज हमने उनको राजपूत बना दिया, विरोध भी नहीं होगा इस देश में। यही तो इस देश में हो रहा है कि एक पक्षीय दंगे हो रहे हैं, और कम से कम जो हमारे अधिकार हैं अहिंसक होकर खड़ा होकर कि इसका विरोध करने का लिए गलत है, उतना भी गैर मुस्लिम समाज इस देश में खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो कम से कम कुछ लोग तो खड़े हो रहे हैं, थोड़ा डर भय भी पैदा होगा तो बोलने से हिचकेंगे। इसलिए ये ऐसे मत कहिए, इस संविधान ने अहिंसक दिया है, लेकिन हिंसा करने वाले के विरुद्ध हिंसा करना भी संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। इसको जरा ठीक से समझने की कोशिश करिए। ठीक है विनोद सर, एक बात बताइए, रामजी लाल सुमन सवाल उठाते हैं राणा सांगा को लेकर, जो बात कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होते हैं, वो उसको अलग दिशा में ले जाते हैं। एक दलित सांसद के घर पर हमला हुआ, करनी सेना ने जो किया उसको हम कतई सही नहीं ठहरा रहे, लेकिन उसमें जाति का एंगल डालकर किस तरह की सियासत, क्या उत्तर प्रदेश पर ध्यान में रखकर,
किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, राणा सांगा पर जो रामविलास सुमन ने बोला वो तो निंदनीय है। और खुद कल राज्यसभा में प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के उपनेता हैं, उन्होंने राणा सांगा की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने भाषण में कहा कि हम सारे जो हमारे देश के पैट्रियट थे और जो जिन्होंने देश के लिए काम किया उनका सबका सम्मान करते हैं। खैर, जाति का एंगल तो इस देश में आएगा ही आएगा। जब मोदी उपनाम को लेकर के राहुल गांधी ने भाषण दिया था, तो जिस पर मुकदमा हुआ उनके खिलाफ, उनकी सजता गई, तो बीजेपी ने क्या जाति का एंगल नहीं दिया था कि सारे पिछड़ों पर हमला दिया था जाति का एंगल। तो राजनीतिक दल तो ऐसे लपकते हैं कैच। और मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले अखिलेश यादव ने इसको दलित एंगल दिया। और जिस वक्त ये हुआ था, समीर जी और हम लोग एक कार्यक्रम में थे जब करणी सेना का हमला चल रहा था, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि इसको समाजवादी पार्टी दलित एंगल देगी। ये करणी सेना ने उनको एक मुद्दा दे दिया, उन्होंने उसको दिया। अगर यही उल्टा होता, मान लीजिए कोई बीजेपी का एमपी होता दलित, तो उसने कुछ बोला होता, उस पर समाजवादी पार्टी के लोग हमला करते तो भी दलित एंगल देते। तो ये कोई नई बात नहीं है, ना देते तो मुझे आश्चर्य होता। लेकिन ये बात सही है कि रामलीला सुमन जैसे व्यक्ति को, जो अपने को लोहिया का अनुयायी कहते हैं, कम से कम इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए थी। राणा सांगा के बारे में हम सब जानते हैं, अवधेश जी ने बहुत विस्तार से बताया, उससे मेरी पूरी सहमति है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, उनके बारे में पढ़ा है, बाबरनामा भी पढ़ा है। बाबर ने खुद राणा सांगा की वीरता की तारीफ की है। बाबर ने खुद तारीफ की है, मतलब कि हाँ, तो जिसकी तारीफ खुद उसका शत्रु कर रहा हो, तो फिर उन राणा सांगा के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार, इस तरह की अधिकार तो क्या किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। और ये किंवदंती रही है असल में, इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, सही कह रहे हैं अवधेश जी, लेकिन एक किंवदंती रही है बचपन में कि राणा सांगा ने बुलाया, राणा सांगा ने बुलाया। जबकि और ये मतलब मैंने तो ओरिजिनल तो नहीं देखा, सोशल मीडिया पे ही मैंने देखा कि पांजन ने कभी कोई लेख था, उसमें भी कहीं जिक्र है कभी कि राणा सांगा बुलाने वालों में शामिल थे। शायद रामलीला सुमन ने वही पढ़ लिया होगा, सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर किया था, तो वो मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने उसका ओरिजिनल नहीं पढ़ा, इसलिए मैं उसकी तायद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन समीर जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो अब उन्होंने भी लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, कहाँ लिखा, लेकिन मुझे भी कोई ऐतिहासिक संदर्भ मिला नहीं कि राणा सांगा ने बुलाया था। मैं ये मानता हूँ कि जब इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई हो रही थी, तो राणा सांगा ये समझ रहे होंगे दोनों में से एक तो हारेगा ही, जो हारेगा वो भागेगा, वो मरेगा, दूसरा कमजोर होगा, उसको हम हरा देंगे और इस देश को हम मुक्त कर लेंगे। एक रणनीति हो सकती है उनकी। तो इसलिए मुझे लगता है, और बयाना की लड़ाई में तो बाबर को हराया उन्होंने। पहले बयाना की जो लड़ाई, जब ये राणा खानवा से पहले जो बयाना की मुठभेड़ हुई, उसमें बाबर की सेना भागी थी, दो बार भागी है, तीसरी बार खानवा में। और तब बाबर ने पहली बार इस्लाम और गाजी का इस्तेमाल किया और भाषण दिया अपने सैनिकों को कि ये इस्लाम की लड़ाई है, क्योंकि उसके पहले तो वो लड़ता आया था सारे मुस्लिम बादशाहों से ही, वो समरकंद से और वो काबुल से लेकर के सब जगह, तो मुस्लिम तो वहाँ तो इस्लाम चलता नहीं, तो पहली बार उसने जो है वो। और ये भी सही है कि देखिए, राजनीति में, इतिहास में इस तरह की लड़ाइयाँ होती रही हैं। भाई राणा कुंभा को किसने मारा था, बता देना कोई? या जिस उदय सिंह को पन्नाधाई ने अपने बच्चे की बलि देके बचाया था, उस उदय सिंह को मारने कौन आया था? कोई मुगल थोड़ी आया था, ना कोई मुस्लिम आया था, बनवीर आया था ना, उसका चाचा, उनके परिवार का। और राणा कुंभा की हत्या तो उनके बेटे ने की थी, जो वो पूजा कर रहे थे। तो ये सब इतिहास में सत्ता के लिए इस तरह की लड़ाइयाँ होती रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास को बहुत खुले दिमाग से सोचना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा अवधेश जी ने कि उस तत्कालीन इतिहासकारों ने ईमानदारी से लिखा है, क्योंकि उनके लिए कोई छिपाने की बात ही नहीं थी। अगर किसी मुस्लिम बादशाह ने मंदिर तोड़ा है, तो अच्छा ये बताइए, अगर सोमनाथ मंदिर मिट्टी का होता तो क्या महमूद गजनवी उस पर हमला करता? नहीं करता ना, क्योंकि उसका मतलब भाई मंदिर वेल्थ के सेंटर भी थे, धर्म के साथ साथ सबसे ज्यादा जो है चढ़ावे, तो वो भी लूट के, मतलब तो धार्मिक आधार पर उनकी आस्था में भी लूटो भी, दोनों मामले थे। और देखिए ये भी सही है, उस समय के मुस्लिम इतिहासकारों ने ईमानदारी दिखाई, तो आज के दौर के कुछ हिंदू इतिहासकारों ने ईमानदारी दिखाई। वीएन पांडे जैसे इतिहासकारों ने वो तमाम फरमान भी कोट किए कि कैसे किन किन मंदिरों को जो है दिल्ली की मुगल बादशाह से जो है जागीरें मिली और फरमान कोट। तो जो रैशनल इतिहासकार होते हैं वो ईमानदारियाँ बरतते हैं और बरतनी चाहिए। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि इतिहास को बहुत खुले दिमाग से सोचना चाहिए। किसी एक खांचे में अगर हम देखेंगे तो कई दिक्कतें होंगी,
और राणा सांगा की जहाँ तक बात है, वो राष्ट्रनायक हैं, वो खाली हिंदुओं के ही नायक नहीं थे, वो भारत के नायक थे। और जब बाबर से लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके पक्ष में पूरा मेवात के मुसलमान खड़े थे हसन खां मेवाती के नेतृत्व में। अब बाबर ने हसन खां मेवाती से कहा था कि तुम इधर आ जाओ, हमें काफिर से लड़ना है। तो हसन खां मेवाती ने कहा था तुम बाहरी हो, तुम हमलावर हो, राणा सांगा और हम इस देश के, हम मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। और बाद में हसन खां मेवाती को बाबर ने बहुत यातना दे के मारा था जब पकड़ा गया। अफगानों का एक बहुत बड़ा जत्था लड़ा था राणा सांगा की तरफ से बाबर से। तो वो लड़ाइयाँ थीं। तो कम से कम रामजीलाल सुमन को भी इतिहास पढ़ना चाहिए और उनको खेद भी प्रकट करना चाहिए अपने बयान के लिए। ठीक, हाँ। रामकृपाल सर, देखिए जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं अभी, इसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ देता हूँ। एक तो रामजीलाल सुमन ने जो कहा, और जिस तरीके से खुद अभी भी डटे हुए हैं कि भाई मैं वापस नहीं लूंगा। अखिलेश यादव का पहले कुछ बयान आता है, उसके बाद फिर अपनी बात को वो थोड़ा अलग दिशा देते हैं दोबारा। लेकिन सवाल ये है, एक तो ये, और दूसरा मैं थोड़ा महाराष्ट्र भी लेकर चलता हूँ। कुणाल कामराज कॉमेडी कर रहे थे, उन्होंने जो कुछ कहा उसको लेकर उसके बाद जिस तरीके से पूरा विवाद शुरू हुआ, तोड़फोड़ हुई। मैं इमरान प्रतापगढ़ी से भी जोड़ देता हूँ। गुजरात में जो कुछ कोर्ट की तरफ से उन पर जो मामला दर्ज किया गया था, उस पर गुजरात कोर्ट ने जो कुछ कहा या कोर्ट में की तरफ से जो कुछ कहा गया, वो सीधे तौर पर ये कि भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी भी तो है, सहनशीलता भी क्या राजनीति में खत्म होती जा रही है। एक तरफ हम सियासत के लिए इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दे रहे हैं, दूसरी तरफ सहनशीलता खत्म हो रही है कि हम मजाक भी नहीं सह पा रहे हैं या कविता भी नहीं सह पा रहे हैं। देखिए, आज़ादी जो है ना, ये पूरी दुनिया में ये है, सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है, इसको कोडिफाई नहीं किया जा सकता। आज़ादी का जो जहाँ से शुरुआत हुई है, मैं केवल एक इतना जानता हूँ कि ब्रिटिश की संसद में संगमरमर पर जहाँ से सारा शुरू हुआ, वहाँ लिखा हुआ है कि मैं आपकी बात से असहमत हूँ, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जीवंत लड़ता रहूँगा। ये है। हाँ, वही बोलते। सवाल इस बात का है कि आज़ादी का तो जो मैं समझता हूँ, एक बहुत जैसा ही कहा गया कि सबको है, इंसान को कोई भी वो काम कर सकता है, उसे उस काम की कीमत स्वयं चुकानी है, न कि दूसरे की कीमत पर। और मैं यही कहता हूँ कि आज़ादी या आप कहते हैं कि और अपमान, दोनों में बड़ा फर्क है। और एक सिंपल, जैसे दो, अभी इमरान प्रतापगढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कामरान और ये जो कह रहे थे, एक तो बड़ा दुखद है कि आज मैं सुमन जी के नाते मैं इतिहास की विवेचना करूं, ईमानदारी की बात, जब वो कह रहे थे तो जाहिर सी बात है वो राणा सांगा को कहीं अपमानित करने का नहीं था, उनको बहुत अच्छी तरह मालूम था। और जिस तरह की तू तड़ाक का उन्होंने राणा सांगा के लिए इस्तेमाल किया, वो भी बहुत सुविचारित था। क्योंकि देखिए, उनका लक्ष्य यह था कि आज का जो एक तरह का जो भी वर्तमान माहौल है, इस माहौल में कैसे ये जो बहुसंख्यक समाज है, इसके बीच की दरारें कैसे चौड़ी की जाएं, सीधा सीधा उनका था। मैं फिर इस बात को कहूँगा कि 2014 में उत्तर प्रदेश से जो एक अच्छी खबर आई थी कि पहली बार दलित और पिछड़े एक मंच पर आए थे, लेकिन इसके बाद जो लगातार चुनाव हुए, उसमें लगा कि नहीं, वो एक अपवाद था। विभाजन इनके बीच का अभी भी समाज में है, उसको तोड़ने की एक कोशिश की गई, या तोड़ने का मतलब उसको जोड़ने की कोशिश की गई कि दलित और पिछड़े जो पीडीए का बात की बात है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं, जैसे देखिए, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या फ़र्क है? मर्डर में आपने मार दिया, कल्पेबल होमिसाइड 302, अब तो खैर बदल गई धारा। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब यह है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपको पता है कि उससे वो आदमी मर सकता है, मरा नहीं अलग की बात है, वो कल्पेबल होमिसाइड होता है। तो जो आग लगी है, ये सुमन को मालूम था कि जब मैं इस तरह की बात करूंगा तो इसके रिपरकशंस ये हो सकते हैं, उसके बावजूद ये कहे। और कामरान जी ने भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उनको अच्छी तरह से मालूम था कि वो सिंधे के समर्थक कितने हैं, कैसे हैं, वो इस पर चुप नहीं बैठेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो जब आप ये जानते हुए नहीं, बल्कि आपका लक्ष्य ही वो था कि ऐसा कुछ हो, आप करते, इसलिए मैंने कहा कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर
दोनों की सजा में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बंदा अगर मरा नहीं है तो भी सजा होती है। तो इन दोनों को मैं उसी रूप में रखता हूँ। ये वही है कि पटाखे की तरफ सिगरेट जला करके आप दिया सलाई जो है ना वो पटाखे के ऊपर फेंकते हैं। नॉर्मली आप पानी की तरफ भी फेंक सकते थे, लेकिन जब आप पटाखे पर फेंकेंगे तो आपको मालूम है कि उसमें जो आवाज़ आएगी आप भी झुलस सकते हैं। ठीक है पूर्णिमा जी, बड़ी बात यह है इस तरह के बयान दे रहे हैं, उसके बाद हर ओर से माफ़ी की मांग हो रही है, लेकिन वही स्टैंड कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं कहा या मैंने कोई गलती नहीं की। पार्टी के तौर पर देखें, अखिलेश यादव जिस तरीके से पहले प्रतिक्रिया देते हैं, बदलते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए कि माहौल थोड़ा बदल जाए, लेकिन पूरी तरीके से वो भी उस स्टैंड को नहीं बदलते। तो संदेश क्या देना चाह रहे हैं? मैं अखिलेश यादव की सियासत और उत्तर प्रदेश से जरा इसको जोड़ रहा हूँ। आदर्श जी, हम उस पर आएंगे। पहले सर ने आज़ादी क्या होती है उसके बारे में कुछ कहा था, तो आई थिंक इसको शायद बर्नार्ड शॉ ने कहा था, आज़ादी के बारे में उन्होंने कहा था कि योर फ्रीडम स्टॉप्स वेयर माई नोज बिगिंस। मतलब आप आज़ाद हैं, आप अपना हाथ पांव को चलाते रहिए, लेकिन जहां मेरी नाक शुरू होती है वहां वो आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। तो एक आदमी की आज़ादी दूसरे के लिए खतरा ना बन जाए, ये है आज़ादी का मतलब। आप वो हमेशा ध्यान में रखें जब आप किसी भी तरह की आज़ादी की बात करें, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी उतनी ही लागू होती है जितने कि किसी दूसरे तरह की आज़ादी में। अब जो आपने कहा कि अखिलेश यादव ने उस तरह से कहा, तो आदर्श जी ये तो बिल्कुल सोची समझी स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा पीछे जाइए, जब अबू आजमी ने औरंगजेब पे वो बयान दिया, वो बयान अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना जब तक कि योगी आदित्यनाथ ने उस पर ये रिएक्शन नहीं दिया कि उस कमबख्त को यहाँ भेज दो, हम उसका इलाज कर देंगे। और उसके बाद वो मुद्दा बना और फिर वो पूरा एकदम चर्चा का विषय बन गया। तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद से शायद अखिलेश यादव, चूंकि ये बड़ा स्क्रिप्टेड दिख रहा है, अखिलेश यादव को ये लगा कि वो एक जो वन अपमैनशिप की लड़ाई हो रही है यूपी में, जो आगे आने वाले चुनाव को ध्यान में रख के की जा रही है, उसमें वो कहीं पिछड़ रहे थे। तो पिछड़ रहे थे तो उसके लिए उनके पास काट क्या है? अगर बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो समाजवादी पार्टी कास्ट की राजनीति करती है, इसमें कहीं पे कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। उस में अपना एक सिक्का उछालने के लिए उन्होंने रामजी लाल सुमन को आगे कर दिया कि वो ऐसे बयान दे दें, क्योंकि उनको मालूम था कि जब वो ऐसा बयान देंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिपरकशन जरूर होगा, और रिपरकशन होगा तो वो दलित एंगल उसमें आएगा। फिर वो दलित पिछड़े की बात करने लगेंगे और अपनी जाति की राजनीति सेट करने में लग जाएंगे, और वैसा ही एग्जैक्टली हुआ भी है। उन्होंने खुद भी उसमें आग में घी का काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन ने कुछ गलत नहीं कहा वगैरह वगैरह। उन्होंने अपना भी एक बयान उसमें और लगा दिया कि दुर्गंध, वो गौशाला बना रहे हैं दुर्गंध फैलाने के लिए, हम इत्र के ये फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, सुगंध फैलाते हैं। तो ये सारा कुछ एक बहुत वेल क्राफ्टेड स्क्रिप्ट है, जिसको कि 27 में जो कि बड़ा एक फिल्म रिलीज होने वाली है चुनाव की, उसके हिसाब से तैयार किया जा रहा है, और उसी को मद्देनजर ये बयानबाजी हो रहा है जो भी हो रहा है। अभी कुणाल कामरा की बात हुई, कुणाल कामरा ने भी जो कुछ कहा शिंदे के बारे में, तो वो कोई पहली बार तो किसी ने कहा नहीं था। उसके पहले उद्धव ठाकरे उनके लिए एग्जैक्टली वही कहते रहे थे कि गद्दार है, और शिवसेना का क्या रिएक्शन होगा ये भी कुणाल कामरा को मतलब पता ही होगा कि शिवसेना की क्या एक उसका चरित्र कैसा है और कैसे वहां के लोग रिएक्ट करेंगे। तो ये सारा कुछ एक बड़ा जिगसॉ पजल जैसा है, जो कि धीरे धीरे अपनी अपनी जगह पे फिट होगा। कुणाल कामरा किसके कहने पे या किसके बहकावे में आके ये कर रहे थे, ये तो अभी पता चलेगा आगे। लेकिन उसमें हमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो कल का ऑब्जर्वेशंस है, जो इमरान प्रतापगढ़ी के केस में उन्होंने कहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो कॉमेडी है, सटायर है, जो इस तरह के जो विधा है हमारे मतलब समाज में, उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो थोड़ा हमारे जिंदगी में रंग भरते हैं, थोड़ा अपने आप पे भी हंस लीजिए। तो हमेशा नाराज होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ी टॉलरेंस जरूरी है, जहां तक ये कॉमेडियंस की या स्टैंड अप कॉमेडी की आप बात करते हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात है, तो रामजी लाल सुमन की अपनी आज़ादी थी, उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे उसका क्या होगा, या शायद जानबूझ के सोच के कहा। तो वो तो एक राजनीतिक खेल है और उस खेल का हिस्सा है वो। नहीं, राजनीतिक खेल तो है, लेकिन ये राजनीतिक खेल तो खतरनाक है ना सर। सालों से जो बच्चे पढ़ते आए, वो हम सब पढ़ते आए, राणा सांगे की कहानियां, उनकी वीरता के किस्से पढ़ते आए। अब इस तरह के बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो एक अलग दिशा में बच्चे जाते हैं। हम सब भी कई बार सोचते हैं क्या ये था या हमने गलत पढ़ा था। तो ये जो एक बीज बोने की कोशिश हो रही है, ये जिस तरीके से बीज बोने की कोशिश की जा रही है, ये कौन सा जहर का पौधा होगा?
देखिए, मुझे लगता है इतिहास में जितने भी महापुरुष हैं वो पूरे देश के महापुरुष हैं। उन्हें देश की बटी हुई राजनीति ने तो बंटवारा कर दिया है। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ कि जब लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने जब अम्बेडकर को लेकर कह दिया था कि अम्बेडकर करते, इतना हम भगवान का नाम लेते तो ईश्वर मिल जाता, तो किस तरीके से कहा गया था कि भाई अम्बेडकर का अपमान कर दिया, दलितों के विरोधी पार्टी। अमित शाह को शाम को पत्रकार वार्ता ले ली बीजेपी मुख्यालय में आके, इतना हल्ला मच गया कि फिर सफाई देना पड़ी। तो विपक्ष ने इसको उठाया कि भाई इन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया। तो अब नायकों की भी भाई, जो देश के नायक है वो सबके नायक है, वो किसी धर्म या जाति के नहीं है। उन्हें आप जाति में मत बांटो, लेकिन अब नायकों को बांटा जाएगा। राणा सांगो का कहा तो राजपूतों का हर्ट होगा कि भाई हमारा अपमान हो गया है। अम्बेडकर के बारे में अगर कुछ कहा, भले इसमें इंटेंशन नहीं था किसी का, लेकिन कहा जाएगा कि भाई दलितों का अपमान हो गया है। किस तरीके से गांधी और नेहरू को लड़ाई अलग अलग बताया जाए, किस तरह से गांधी और पटेल को अलग बताया जाए, पटेल हमारे, गांधी आपके हैं। ये नायकों का भी जो बंटवारा राजनीति के अंदर हो गया है, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। अगर राणा सांगा को लेकर रामजी सुमन ने कहा तो उसको अखिलेश यादव ने विरोध करना चाहिए था। अखिलेश यादव तो पार्टी के अध्यक्ष है ना, वो तो सांसद ने कहा, चूंकि उन्होंने लोकसभा में कहा तो उनका विशेषाधिकार है, तो बाहर कोई FIR शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। अगर अखिलेश यादव ये कह दे रहे कि भाई उन्होंने जो कहा है उससे पार्टी सहमत नहीं है और मैं उसके लिए खेत पकड़ करता हूं, तो मुझे लगता है पूरी बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब चूंकि अखिलेश यादव को पता है कि अब किस तरीके से उन्हें इसे राजनीतिक रूप से आगे लेकर जाना, एक दलित सांसद ने कहा है तो उसे दलित का रंग दे दिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो दलित है, उन्होंने दलित का रंग दे दिया। तो राजनीति के अंदर जो पद भी दिए जा रहे हैं वो धर्म के आधार और जाति के आधार पर दिए जाते हैं। फिर उस जाति को कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति करना है, उसको तैयार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को बहुत ज़्यादा अपने पूर्वजों के जो शौर्य गाथा उससे बहुत लेना देना नहीं है। वो तो सोचते हैं कि किसका राजनीतिक लाभ हमें किस तरीके से मिल सकता है, उसको हमें राजनीतिक लाभ उठाना है और सत्ता के लिए उसका उपयोग करना है। अगर मुझे अखिलेश यादव अगर इसका विरोध करते रहे इमीडिएट, तो मुझे लग रहा है इतना बड़ा मामला नहीं बनता। लेकिन अब चूंकि राजनीति इसी बंटवारे की राजनीति हो चुकी है कि भाई आप कोई दलित है तो आप उसका देखो, कोई OBC है तो उसका देखो, राष्ट्रपति का अपमान कर दिया तो आप बताओ कि भाई वो आदिवासी राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद का अगर अपमान हो जाता तो बताओ कि भाई वो दलित है। भाई राष्ट्रपति है देश के, वो दलित या सवर्ण मत देखो ना, वो देश के सबके 140 करोड़ लोगों के राष्ट्रपति है। तो उसमें भी बता देना कि नहीं दलित है इसलिए इसका अपमान किया गया। तो ये जाति की जो राजनीतिक दलों के अंदर मतलब घर कर गई है, और जातियां राजनीतिक दल भी जिस तरह जाति के हिसाब से बढ़ रहे हैं पूरी तरह से। मायावती कहती है कि भाई दलितों का मेरा वोट बैंक है, तो मायावती का तुरंत स्टेटमेंट आ गया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दलितों को लेकर चल रही है तो दलित उनके झांसे में ना आए। तो मायावती को डर लग रहा है कि मेरा दलित वोट बैंक शिफ्ट न हो जाए। अखिलेश यादव को लग रहा है कि मैंने PDA के दम पर 37 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीती है, भले ही मैं मिल्कीपुर हार गया हूँ, एक दलित सांसद के बेटे को अपना रिजर्व सीट पे दिया लेकिन 8,500 वोट से हार गया। तो उनको डर है कि आने वाले चुनाव में कहीं दलित वोट फिर से खसक न जाए जो लोकसभा में जुड़ा था। तो बेसिकली ये वोट बैंक की राजनीति है, नायकों से बहुत कंसर्न कम रह गया है राजनीतिक दलों का। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को अपने महापुरुषों के साथ एक सम्मान का भाव रखना चाहिए और अक्रॉस द पार्टी ये होना चाहिए कि भाई किसी भी महापुरुष के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी या किसी तरह का ना बोले। ये मुझे जब तक राजनीति में नहीं आएगा, इस तरीके से बंटवारे की राजनीति देश के अंदर चलती रहेगी। ठीक है जयदीप जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति सर कंक्लूड करेंगे जयदीप, इससे पहले एक चीज मैं ऐड कर दूं। राणा सांगा की जो भूमिका है इतिहास में, उसको दो तरह के इतिहासकार हैं। उसको कुछ कहते हैं कि उन्होंने बुलाया था बाबर को, और कुछ कहते हैं कि नहीं, बाबर इब्राहिम लोदी के दो अंकल थे, उनके बुलावे पे भारत में आया था। हाँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट इब्राहिम लोदी के 2 अंकल थे जो चाहते थे कि इब्राहिम लोदी हार जाए, तो उन्होंने बाबर को बुलाया था। तो ये हमें इतिहास में जो एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को जबरदस्ती की एक कंट्रोवर्सी पे बदल के उसको हवा देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। सर देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी के व्यक्तित्व को ओवरऑल उसकी समग्रता में देखना चाहिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, गांधी जी ने भी जो लिखा हुआ है, उन्होंने अपने अपने जीवन में क्या क्या प्रयोग किया था, बात इन टोटलिटी, बात इसकी नहीं है कि वो किन परिस्थितियों में अगर उन्होंने किया भी है, तो भी अगर राणा सांगा की पूरी जो जीवन है उसका 90% एक आप क्रेडिट जाता है कि हाँ सब वो सचमुच महान थे, 10% किसी में भी कुछ हो सकता है। तो मेरा ये कहना है किसी भी चीज को समग्रता में देखा जाना चाहिए। गैलीलियो के साथ जो हुआ है, गैलीलियो पर एक जो सार्थ का एक नाटक है, सार्थ का ही प्ले है गैलीलियो, उसमें क्या दिखाया गया है, समाज में 2 तरह के तबके हैं। गैलीलियो आप कितना महान था, जो भी हम लोग हैं, धरती घूमती है, सूरज नहीं। लेकिन आप जानते हैं
चूंकि गैलीलियो के पहले जो हुआ, कोपरनिकस ने जो कुछ भी कहने की कोशिश की, गैलीलियो के सामने यह था कि मैं अपनी थ्योरी जनता के सामने पहुंचाऊं, दुनिया को बताऊं, या फांसी पर चढ़ जाऊं। तो उसने ये सोचा कि चलो मैं क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन उसके सामने यह था कि एक साइंटिफिक वर्क जो है, अपनी निजी हीरोगिरी होने से कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, चर्च के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, मैं महान बनूंगा, उसने वो महान नहीं बनने की कोशिश की। उसने चर्च को सरेंडर कर दिया कि हाँ साहब आप सही हो, हम गलत हैं, और चलिए धरती नहीं घूमती है, यही सब है। सरेंडर कर दिया और धीरे से जेल से थ्योरी निकाल दी। अब दो वर्ग हैं, एक वर्ग उसको विलन साबित करता है कि इसको बिल्कुल फांसी पर चढ़ जाना चाहिए था। तो हमेशा समाज में दो तरह के आपको मिलेंगे, जरा सी गलती के लिए भी किसी का आलोचना होती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, किसी भी चीज को समग्रता में देखना चाहिए, और अगर वो गलत भी थे तो आज जो इस चीज को उभार रहा है उसका उद्देश्य क्या है। बात इसकी नहीं है कि वो सही थे या गलत थे, या उन्होंने बुलाया था नहीं बुलाया था। तुम आज जो कह रहे हो, तुम्हारा क्या मत पर्पज है इस बात को कहने का? सीधी बात है, तुम आग लगाना चाहते हो, दैट्स ऑल। बस वही उद्देश्य क्या है, उसी पर तो ये बात हो रही है। सर पहले जोड़ दूं इस सारी चीज़ों पे, देखिए, लेकिन मतलब रामलीला सुमन की मजम्मत हम लोग कर ही रहे हैं, उनके बयान को गैर ज़रूरी बता रहे हैं, कुणाल कामरा के हास्य की चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये भी किसी को अधिकार नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर के आप जाके उसका स्टूडियो तोड़ दीजिए, हाँ हैं, और या घर पे जाके हमला कर दीजिए। जैसे अभी हम अवधेश जी अवधेश जी कहेगा कि हिंसा, संविधान में कहा कि हिंसा का हिंसा जवाब से वो अतिरेक था, इसलिए कानूनी प्रावधान है। अगर किसी बात से आप आहत हैं तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाइए, ना पुलिस में FIR करिए, जो भी तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। एक बात, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा जो समीर जी ने दिया था, आज शायद देना भूल गए, लेकिन मैं इनको उद्धृत करके दूंगा कि एक नाथ शिंदे के गुरु थे आनंद दीघे साहब, जो थाने के, जो शिवसेना के संस्थापकों में थे। उनके खिलाफ बहुत तगड़ा कार्टून जो है किसी मराठी अखबार के संपादक ने बनाया, जो बड़ा किसी को भी उत्तेजित कर सकता था। दीघे जी ने फ़ोन किया उनको अगले दिन कि भाई वो कार्टून आपने बड़ा अच्छा बनाया है, आप जरा कार्टून लेके मुझसे मिलिए आकर के। वो संपादक जी डर गए कि शिवसेना का स्टाइल तो शिवसेना का स्टाइल था, तो वो गए नहीं। तो अगले दिन फिर उन्होंने फ़ोन किया कि आप आइए, आपको मैं बुला रहा हूँ, मेरे साथ चाय पीजिए। और खैर वो गए, उनको लगा नहीं जाएंगे तो यही ना हमला हो जाए, तो उन्होंने उनको बिठाया, उस कार्टून को इनलार्ज कराया, उस पर ऑटोग्राफ दिया और कहा बहुत अच्छा बनाया, और उसको लगाया अपने यहाँ। ये शिंदे जी के गुरु का किस्सा है। अब शिंदे जी अपने गुरु को फॉलो करते हैं या उनको कम से कम अपने शिव सैनिकों को ये तायद करनी चाहिए कि जो हमारे नेता ने, बाला साहब ठाकरे तो बहुत खिलाफ थे पाकिस्तान के, पिच तक खुदवा दी थी, लेकिन जावेद मियां आज़ाद को अपने घर में बुला के चाय पिलाई उन्होंने और कहा मुझे इसका क्रिकेट अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको बुलाया। नेहरू जी ने तो नागार्जुन को बुला के अपने खिलाफ कविताएं सुनी थी। तो रखिए, इसलिए नेताओं को कम से कम, खासकर हम लोग तो राजनेताओं से अपेक्षा करते हैं कि भाई कवि सम्मेलनों में हम लोग खूब सुनते थे, रणदीप जी को याद होगा, ये तो इंदौर शहर गए जहाँ कवि सम्मेलनों की बड़ी परंपरा है कि नेता बैठे रहते थे, मुख्यमंत्री और मंत्री, और खूब नेताओं पर सबसे ज़्यादा व्यंग होते थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर भी हमको, समाज को सोचना चाहिए। देखिए, जो कार्टून है, कॉमेडी है, इसके ऊपर कैसा क्या रिएक्शन होता है। इंदिरा गांधी जो कि सब मान के चलते हैं इमरजेंसी लगाई तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की सबसे बड़ी विरोधी थी। जब इमरजेंसी लगी तो लक्ष्मण के कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया में आने बंद हो गए थे, सर को याद होगा। कुछ दिनों तक जब कार्टून लक्ष्मण का नहीं छपा, और लक्ष्मण के कार्टून बड़े सटीक और बड़े तीखे होते थे और उतने ही मतलब ह्यूमरस भी होते थे। इंदिरा गांधी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं आपके कार्टून बहुत रेगुलरली पढ़ती थी, आजकल आपके कार्टून क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे संपादक जी ने मना किया है, ये माहौल है इस वजह से। उन्होंने कहा आपको किसी ने कभी कोई फ़ोन करके कुछ कहा क्या किसी कार्टून के बारे में? लक्ष्मण ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आप अपना काम करते रहिए, आपको किसने रोका है? तो उसके बाद फिर लक्ष्मण के कार्टून शुरू हो गए। ये एक होता है कि अपनी क्रिटिसिज्म को भी कोई कैसे लेता है पॉजिटिवली। दूसरा एक उदाहरण दे दूँ अडवाणी जी का। अडवाणी जी हाउस में, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, रघुवंश प्रसाद उस समय संसद के सदस्य थे, और उन्होंने उस वक्त, अडवाणी जी होम मिनिस्टर भी थे और आई थिंक बीजेपी अध्यक्ष का या कोई एक और दूसरी पोस्ट, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और कुछ एक दो पोस्ट होल्ड करते थे एक साथ।
तो रघुवंश प्रसाद ने अडवाणी जी का मखौल उड़ाते हुए एक किस्सा सुनाया, एक रामलीला अपने गांव की थी, उसको कोट करते हुए कि उस समय वो जो एक कैरेक्टर था वो हनुमान का भी रोल कर रहा था, रावण का भी रोल कर रहा था, और उस दोनों रोल करने के बीच में उस बेचारे की क्या फजीहत हो रही थी, वही फजीहत आज अडवाणी जी की हो रही है। और हम सब ने ये देखा हुआ है, अडवाणी जी हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे वो पूरी बात सुन के, वो किस्सा सुन के। तो थोड़ा क्रिटिसिज्म टॉलरेट करने की अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए नेताओं को, जो नहीं दिख रही है ना, जिसके नतीजे भी दिख रहे हैं। हाँ, वो खुद कार्टूनिस्ट थे। बड़ा है, मैं इसको समझना। देखिए, एक तो अलग अलग तरह के बयान, चाहे रामजी लाल सुमन हो या फिर अखिलेश यादव, वो गौशाला साहब, उनको दुर्गंध आ रही है। सवाल ये है, उसके बाद दूसरी तरफ नेताओं की सहनशीलता राजनीति में बिल्कुल खत्म होती जा रही है। एक विरोध होता है, एक हंसी मजाक होता है, ठीक है, उसमें कुछ तंज हो सकता है, क्या उसको भी हम नहीं सह पा रहे हैं? सारे बयान अलग अलग हैं और सारे बयानों की पृष्ठभूमि अलग है, सब पे विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक एक बयान को लेकर उस पर अपनी बात कहने की कोशिश करूं। सबसे पहले रामजी लाल सुमन है, उन्होंने बहुत गलत, इतिहास को समझे बिना और जानबूझकर प्लांटेड बयान दिया है। तो वहाँ तंज, व्यंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये सब लागू नहीं होती है। वो पूर्णतः राजनीतिक बयान है, जिस तरह अबू आजमी ने वहां पर कह दिया और उसके बाद विवाद हुआ और उसके बाद वो खड़े रहे। हालांकि चूंकि महाराष्ट्र में उनको राजनीति करनी है तो उस पानी में रहकर तो वो बैर ले नहीं सकते थे, तो उन्होंने तो ये भी कहा मेरा मतलब नहीं था, आशय नहीं था। रामजी लाल सुमन वो सब नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक मंतव्य हैं। और जो राणा सांगा 80 घाव सहने के बाद भी, एक भुजा एक पैर खत्म हो जाने के बाद भी इस देश के इतने बड़े नायक बने रहे और उनका उदाहरण दिया जाता है कि इतनी घायल अवस्था में भी जो लड़ सकता है वो इस देश का वीर पुरुष है। वो किसी जाति, समाज, धर्म का वीर पुरुष नहीं है, वो राष्ट्र नायक है। और राष्ट्र नायक पर इस तरह से कीचड़ उछालना और ऐसी दोगली बात करना खराब है। इस इतिहासकार ने कह दिया, उस इतिहास कोई प्रमाण नहीं है कि वो बाबर बुला लाया। कोई वहां खड़ा होकर नहीं देख रहा था, ना कोई चिट्ठी है जिसमें बुलावा दिया गया हो, और न कोई इतिहासकार वहां पर खड़ा था जो देखने के लिए कि हाँ भाई मैंने तो देखा यार ये बुलाने गया था। फालतू की बातें, तंज व्यंग अपनी जगह, इतिहास बहुत गंभीर मामला है और इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ भी हुई है। लेकिन हमारे पास जो साक्ष्य है, जब तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नहीं आए थे तब तो सभ्यता रोम में जन्मी थी ना। हम तो चीख के कहते थे कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी, हम मनुष्यता लाए, लेकिन जब तक नहीं आया दुनिया ने माना। वही जब तक, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है रामकृपाल सर ने, जब तक गैलीलियो ने नहीं साबित किया हम तो मानते थे, और यहाँ तक कि फांसी की सजा हो जाती थी कहने भर से। तो ये समाज कहाँ से विकसित होकर कहाँ, तो ये रामजी लाल सुमन का जो मामला है ये राजनीतिक विद्वेष फैलाने का, विष फैलाने का मामला और किसी राष्ट्र नायक को अपमानित करने का मामला है। और उसकी सजा कानूनी तरीके से ही मिलनी चाहिए। क्या कानून सजा देगा नहीं देगा, कब तक देगा पता नहीं, लेकिन मिलनी चाहिए। और उसके लिए हिंसा रास्ता नहीं, बहुत स्पष्ट बात। उसी से जुड़ा हुआ इमरान प्रतापगढ़ी का मामला है। गुजरात की सरकार ने उनकी नज्म को वैमनस्य फैलाने वाला, उत्तेजना फैलाने वाला और राष्ट्र और समाज के खिलाफ माना, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि हमें इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता, बात खत्म। इमरान प्रतापगढ़ी कानून के नजरिए से दोषी नहीं है। भाई राहुल गांधी ने जब कहा सारे मोदी चोर हैं, तो कानूनन मामला चला ना। उनके खिलाफ लोगों ने कुछ भी कहा, भाजपाइयों ने, कानूनी मामला चला, कानून से ही उनको राहत भी मिली और वो भी मिली, समझाइश भी मिली कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत कहा आपने। तो जो भी है वो कानून के रास्ते से होना चाहिए। तो दो मामले हो गए। रामजी लाल सुमन ने जो कहा और वो अब अड़े हुए हैं कि मैं इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा, तो एक राष्ट्र नायक का अपमान कर रहे हैं। राजनीति इतनी गंदी भी नहीं होना चाहिए कि वो राष्ट्र से ऊपर हो जाए। राजनीति राज से तो नीचे ही रहनी चाहिए। राज पहले, नीति बाद में है, और राज से नीति ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और इसलिए इसकी आलोचना खुद समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को भी करनी चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो देश के नेता हैं, किसी समाज के, किसी पार्टी के नायक नहीं है राणा सांगा। और उनको लेकर आप बिना प्रमाण के ऐसी खानवा की जो लड़ाई है वो सबको पता है और कैसे वो सारा हुआ, बहुत सारा इतिहास बता दिया गया है बातचीत में। इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनकी नज्म से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो सारे समाज को स्वीकार करना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय। और उस पर भी किसी को आपत्ति है तो उसके भी कानूनी रास्ते हैं। आप एक और पिटीशन लगा दीजिए, कहिए कि नहीं साहब हमें ऐसा नहीं लगता, आपने इस नज्म को इस दृष्टि से क्यों देखा। तीसरा मामला जो फिर से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का, उसको पहले ले, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हमने तो कन्नौज में इत्र की सुगंध फैला दी और गौशाला से दुर्गंध पे। तो ये भी मुझे लगता है कि शायद वो किस माहौल, किस परिवेश में कह गए। कोई यदुवंशी अगर गौशाला को इस तरह हे दृष्टि से देखकर कह रहा है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने रामजी लाल सुमन के माध्यम से और अबू आजमी के बयानों से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, इस बयान से उतनी ही उस पर वो धूमिल हुआ है, धूल पड़ी है। और ये खराब बयान है, इसका परिप्रेक्ष्य, पृष्ठभूमि, उद्देश्य सब कुछ मुझे गलत ही नजर आता है। हाँ, क्योंकि इस देश के परिवेश में गौशाला और गोवंश को लेकर कोई भी कुछ कह दे, लेकिन एक ऐसा इतना बड़ा नेता जिसको खासतौर पर उस राजनीति को आगे बढ़ाने का अवसर था, वो ऐसा कन्नौज का इत्र वो अपने आप में जोड़ना चाह रहे होंगे, पर उससे जो उन्होंने तुलना कर दी जाने अनजाने में, वो शायद गलत कर बैठे हैं, तो वो बहुत गलत है। अब आखिर मामला इनका है कुणाल कामरा का, जिस पर चर्चा हुई है इस पूरे सत्र में।
बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं और सचमुच मैंने बहुत कवि सम्मेलन मुशायरे सुने और हमने स्वस्थ तंज कैसा होता है और उसका क्या महत्व है हमने देखा है। आर के लक्ष्मण के कार्टून हो, खुद बाला साहेब ठाकरे के कार्टून हो, और जो उदाहरण दिगेजी का, आनंद दिगेजी का दिया, वो भी उदाहरण सब जगह माने। लेकिन कुणाल कामरा के मामले में आप उनको अगर व्यंग्यकार साहित्यकार मानते, मैंने इसके पहले उनको नहीं सुना, पर जब मैंने सुना कि ये वो व्यक्ति है जो हम होंगे कामयाब के गाने पर भी ये पैरोडी बनाता है कि इस देश का होगा सत्यानाश, इस देश का होगा सत्यानाश एक दिन, तो मेरे लिए ना वो साहित्यकार है ना व्यंग्यकार है, और ये मैं खुल के कह सकता हूँ। इस देश के साहित्यकारों ने, व्यंग्यकारों ने तमाम राजनीतिक तंज के बावजूद आशावाद जगाया है। चीन के युद्ध की हार के बाद नेहरू जी ने कवि प्रदीप से गाना लिखवाया और हमने अपने देश, और लता मंगेशकर जी भी जब वहां खड़े होकर गाया तो वो ए मेरे वतन के लोगों, वो है जो हमें आशावाद भरता युद्ध की हार के बावजूद। और कोई कहता है इसमें भूखमंगे होंगे और इस देश में भूखमंगी और गरीबी बढ़ेगी और इस देश का होगा सत्यानाश, तो आप और विद्रूप, मैं इससे आगे की बात कहता हूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना चाहता। एकनाथ शिंदे जाने और वो जाने, एकनाथ शिंदे को बुरा लगा है, उनको गद्दार कहना, तो उद्धव ठाकरे ने खुल के कहा है, इन्होंने तंज में कहा है। लेकिन उनकी पैरोडी को मैं स्वस्थ इसलिए नहीं मान सकता कि जब मैंने पूरा इंटरनेट सर्च कर लिया तो मुझे उनके द्वारा कांग्रेस के नेता या किसी अन्य दूसरे नेता के खिलाफ किया हुआ कोई तंज नहीं मिला। तो मैं पत्रकार और शोधार्थी होने के नाते ये मानने के लिए मजबूर हूं कि उनके सारे व्यंग्य एक तरफा हैं, पार्टी आधारित हैं और एजेंडा आधारित है, और ऐसे में अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो कानूनी कार्रवाई हो, हिंसा की कार्रवाई नहीं हो। अगर वो किसी एजेंडे के तहत किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से व्यंग्य कर रहे हैं तो ये कविता वाला, मंच वाला, स्वस्थ अभिव्यक्ति वाला व्यंग्य और तंज नहीं हो सकता। ये बढ़िया बात आप कह रहे हैं। देखिए, सवाल यही है कि क्या इतिहास के नायकों को लेकर अब इस तरह की सियासत होगी, और उसके बाद जिस तरीके से खास करके सहनशीलता खत्म होती जा रही है, और जो बात आखिर में जयदीप जी ने कही कि अगर व्यंग्य है तो वो स्वस्थ व्यंग्य होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एजेंडे के तहत होना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा, सवाल भी छोड़कर जाएगा, और हर बड़ी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहेगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।